जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं इम्पोर्टेंट साइंस के 35 क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। तो जो भी बच्चे नवोदय विद्यालय के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जो बच्चे सैनिक स्कूल या अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये 35 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो ये प्रश्न जो मैं दिखाऊंगा ये बदल के कैसे आ सकते हैं, हूबहू भी आ सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये जो प्रश्न है इसका मैं तरीका भी बताऊंगा कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको आपको सॉल्व करना है। और ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं बच्चों, तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। मैथ्स का भी पेंडिंग है तो आप बता दीजिएगा, तो मैथ्स के वीडियोस में बना दूंगा। तो यहाँ पर हिंदी एज वेल इंग्लिश आपको दिखेगा क्योंकि ओरिजिनल पेपर है, इसलिए थोड़ा सा ये आपको कलर अलग दिख रहा होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ें हैं। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा। पेट्रोलियम के 3 संगठक हैं, तो उसके जो 3 कंस्टिट्यूएंट है क्या क्या हो सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं यहाँ आंसर पे आऊँगा। तो जो 3 कंस्टिट्यूएंट हैं, जो पेट्रोल के 3 संगठक हैं, वो है बच्चों यहाँ पर बिटुमिन, स्नेहक तेल यानी कि लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, और पैराफिन मोम या पैराफिन वैक्स। ठीक है, यहाँ आप ध्यान रखिएगा जो पेट्रो वर्ड होता है बच्चों, ठीक है, जो पेट्रो वर्ड होता है पेट्रो में, ठीक है, इसका मतलब होता है रॉक। रॉक मतलब पहाड़ पर्वत, और लियम मतलब होता है ऑयल, मतलब पत्थर से जो तेल निकाला जाता है पेट्रोलियम वही होता है। ठीक है, तो मीनिंग में ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दूसरा है क्वेश्चन बच्चों, गैस किसके कारण हरित गृह प्रभाव नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रश्न बच्चों आता है और बदल बदल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नहीं है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, जो यहाँ पर है, जो है यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में है। ये देखिए H2O लिखने के बाद यहाँ पर G लिखा हुआ है, मतलब ये वेपर की बात हो रही है। H2O लिखकर अगर यहाँ पर L लिखा रहे तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, उसको टिक मत कर दिएगा, L मतलब लिक्विड है। तो हो सकता है प्रश्न ऐसे बदल के आ जाए। और मीथेन गैस तो है ही है। यहाँ पर बच्चों नाइट्रोजन गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं करता है। बाकी जो 3 ऑप्शन है आप उसको जरूर ध्यान में नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रेशे के समूह में केवल प्राकृतिक रेशे हैं। ठीक है, जो सेट ऑफ फाइबर्स ऑफ नेचुरल फाइबर ओनली। तो प्राकृतिक रेशे इसमें कौन कौन से हैं, देखिए नायलॉन आपको पता है, ये आपका संश्लेषित रेशा है, तो ये भी हट गया। ठीक है, टेरिलिन भी आपका संश्लेषित है, बनाया जाता है। कपास, रेशम और ऊन, ये तीनों जो हैं प्राकृतिक रेशे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69, ये बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जल का घनत्व 1000 किलोमीटर प्रति घन मीटर होता है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, हमारे सौर परिवार के एक ग्रह का घनत्व इससे कम है, डेंसिटी इससे कम है, इस ग्रह का नाम है। इसका मतलब वो ग्रह जो है पानी के ऊपर तैरेगा, पानी के ऊपर वो फ्लोट करेगा। तो ऐसा कौन सा ग्रह है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों शनि ग्रह यानी कि सैटर्न। ठीक है, और ये बच्चों सोलर सिस्टम से प्रश्न आते ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर अथवा आगे पीछे होने वाली गति को जो ध्वनि उत्पन्न करती है कहते हैं। तो ये डायरेक्ट डेफिनेशन से है और उसे हम कहते हैं बच्चों कंपन यानी कि वाइब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर आप याद रखिएगा कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन यानी कि कंपन, जितनी बार कंपन हो रहा है बटे समय सेकंड में, 1 सेकंड में, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उसी को हम आवृत्ति कहते हैं। कितनी बार कंपन हो रहा है प्रति सेकंड, उसको हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ये निकालने में कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आ जाएगा कि कोई वस्तु 40 बार कंपन कर रही है, 40 बार कंपन कर रही है 20 सेकंड में, तो उसकी आवृत्ति क्या, सवाल आ गया। बस जितनी बार कंपन का हुआ, हमें 20 सेकंड में इतनी बार कर रहे थे, 1 सेकंड में कितनी बार करेगा, उसकी आवृत्ति हो जाएगी आपकी 2। इस तरह के भी सवाल बच्चों आए हुए हैं और आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तारामंडल ध्रुव तारे की पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता प्रतीत होता है और प्रश्न चिन्ह जैसा लगता है। विच कॉन्स्टलेशन अपीयर टू मूव अराउंड द पोल स्टार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और हमारी धरती जो है ना, हमारी पृथ्वी जो है वो वेस्ट टू ईस्ट करती है, इसलिए हमें क्या प्रतीत होता है कि सूरज हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की तरह कौन सा हमें प्रतीत होता है। तो यहाँ पर बच्चों आपने सुना होगा सप्तऋषि मंडल का, ग्रेड वियर का। ठीक है, उसका जो चिन्ह है
आपके यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही बना दूँ, ये ऐसे करके फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे रहता है, ठीक है। तो 4 तारे आपके इस पोजीशन पे रात में आपने देखे होंगे, ठीक है। फिर यहाँ कुल बच्चों ये आपके 7 तारे होते हैं, ठीक है। और ये जो हैं इसका नाम ग्रेट बियर भी है, इसको भी ग्रेट बियर इंग्लिश में, या अर्सा मेजर भी है, अर्सा मेजर। इस नाम से भी आप याद रखिएगा, बिग डिपर भी कहा जाता है, या इसे लार्ज लैडर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। और जो पोल स्टार है, जो आपका ध्रुव तारा है, वो आपका होता है आपका अर्सा माइनर में। वो किस में होता है? अर्सा माइनर में। तो छोटी छोटी जानकारियां हैं, कभी कभी एमसीक्यू बन जाते हैं उससे, ठीक है। तो यहाँ जो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है विच इज़ नॉट अ फॉसिल फ्यूल। भाई कौन सा जमीन से मतलब नहीं निकाला जाता है लेकिन ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ देखिए कोयला निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, प्राकृतिक गैस भी जमीन से आती है, लकड़ी तो ऊपर ही रहती है, ठीक है। ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 72 का डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक गलत कथन है विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। प्रोटोजोआ का कारण अतिसार व मलेरिया होता है। तो भाई इन्होंने देखिए प्रोटोजोआ नाम दिया, मलेरिया ये तो एकदम मैच कर रहा है। डिसेंट्री बच्चों यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। डिसेंट्री बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। लेकिन बाकी ऑप्शंस आप जरूर ध्यान रखिएगा। ईस्ट चीनी आटा ईस्ट व गर्म पानी के मिश्रण के आयतन को घटाता है। ईस्ट डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ ईस्ट शुगर फ्लोर एंड वार्म वाटर। विषाणु के कारण जुकाम इन्फ्लुएंजा पोलियो छोटी माता होती है। वायरस कॉजेज कोल्ड इन्फ्लुएंजा पोलियो चिकन पॉक्स। आते हैं कई बार कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जीवाणु के कारण टाइफाइड एवं क्षय रोग होता है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये तीनों पॉइंट बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिएगा, इससे सवाल बन के आते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव डैश प्रयोग में नहीं होता। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट इज नॉट यूज्ड इन। तो हम किस में नहीं करते हैं? तो देखिए ये कंफर्म है कि इलेक्ट्रोलिसिस में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। ये इलेक्ट्रोटाइपिंग एक अलग वर्ड हुआ है। वैद्युत मुद्रण, ब्लोइंग ऑफ बल्ब ऑफ बाई करंट। हाँ भाई बल्ब जलेगा, इलेक्ट्रिक करंट केमिकल से बिजली पैदा हुई उससे जला, ठीक है। इलेक्ट्रोटाइपिंग क्या है? इलेक्ट्रोटाइपिंग में बच्चों कोई भी मूर्ति मोम का अंदर लगा के उसका साँचा बना के पिघला के निकाल देते हैं, कोई भी मूर्ति, ठीक है। देखते होंगे भगवान जी की मूर्तियाँ मिलती हैं ना अलग अलग, ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोटाइपिंग कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, धातु को पिघला के सांचे में डाल के निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर केमिकल इफेक्ट इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मात्रक दाब का नहीं है, ठीक है। तो प्रेशर आपको पता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि दाब बटा क्षेत्रफल, ठीक है। तो दाब का न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है। भाई ये तो है। पास्कल भी है ऐसा यूनिट। ये आपका सीजीएस में है, सेंटीग्राम और सेकंड में है, ठीक है, ये भी यूनिट सही है। यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल आपको पता है मीटर गुणे मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर होना चाहिए ना, यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी 75 का बच्चों यहाँ पर सही है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई छात्र यह ज्ञात करने के लिए कि नीचे दिए गए द्रव विलयन विद्युत चालन करते हैं अथवा नहीं अपने संपरीक्षित का उपयोग करता है, इसके लिए वह सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करते हुए बारी बारी से अपने संपरीक्षित के दोनों तारों से स्वतंत्र सिरों को दिए गए विलयनों में डुबाता है और यह पाता है कि चुंबकीय सुई में विक्षेप देने वाला केवल एक ही द्रव है, वह कौन सा है? सिंपल है कि हमें करंट प्रोड्यूस करना है दो सिरों को लगाकर, और उससे आपका ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होगा, जिसकी वजह से कंपास निडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी, इधर उधर घूमेगी, ठीक है। तो ये देखिए ये सवाल कई बार कई दूसरे तरीके से पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आसुत जल डिस्टिल्ड वाटर एकदम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है। शुगर का विलयन शुगर सॉल्यूशन एकदम नहीं करता है। वनस्पति तेल एकदम नहीं करता। ये तीनों ऑप्शन ध्यान रखिएगा, कई बार आता है कौन करता है। तो यहाँ पर लेमन जूस करता है, ठीक है। यहीं पे अगर नमक का पानी हो वो करेगा, ठीक है। तो जितने भी क्षार हो गए, एसिड हो गए, बेस हो गए, वो सभी करेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन यही बदल के कई तरीके से आए हुए हैं बच्चों।
ठीक है। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता का अभिलेखन करने का उपकरण, ये तो काफ़ी इजी है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिकॉर्डिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज, तो यहाँ पर बच्चों आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और मैं यहाँ पर ये बता दूँ, ये सवाल आ सकता है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का इस्तेमाल किस में होता है। तो ये चार्ज को डिटेक्ट करने में करता है कि कोई चार्ज है कि नहीं किसी वस्तु पर, प्लस माइनस कोई चार्ज है कि नहीं, इसके लिए ये डिटेक्ट करता है। ओडोमीटर किसके लिए है? स्पीडोमीटर स्पीड के लिए है, स्पीडोमीटर स्पीड के लिए है। ओडोमीटर आपका दूरी मापता है, यानी कि डिस्टेंस मापता है। देखिए आंसर आपको खुद ही मिल गया समझाने के चक्कर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बच्चों सही है, भूकंप लेखी उपकरण। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो बच्चों पता नहीं कितनी बार कितनी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फसल उगाने की कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्रम है, मैं इसको आपको विधिवत एक लिखवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना बीच में कोई भी एक चीज़ हटा देंगे या जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रम को आप एक कॉपी ले लीजिए, नोट कीजिए। प्लॉइंग, प्लॉइंग मतलब होता है जुताई। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, प्लॉइंग हो गया। प्लॉइंग से क्या होता है, उसमें मिट्टी में हवा का बढ़ जाता है, अंदर हवा जाती है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। कारण में लिखेगा, हो सकता है कि प्लॉइंग से क्या होता है, जुताई से क्या फ़ायदा होता है। इसके बाद आपका लेवलिंग हो गया, इसके बाद क्या हो गया, लेवलिंग। ठीक है, लेवलिंग में आपका उसको मिट्टी को बराबर किया जाता है, तो ताकि इससे फ़ायदा क्या होता है, ताकि मिट्टी जैसे कहीं मान लीजिए ऐसे ऊंची नीची है, तो भाई पानी यहाँ ज़्यादा इकट्ठा हो गया, यहाँ पे पानी पहुँच ही नहीं पाया, तो मिट्टी और ये पानी और मिट्टी जो है एक तरह से इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। लेवलिंग का ये फ़ायदा होता है। ठीक है, रुकिए मैं समझाने, इसमें दूसरे पेन से लिखूँ मैं, ताकि इसको मिटाऊं तो दिक्कत ना हो। ठीक है, पहला हो गया प्लॉइंग, प्लॉइंग मतलब जुताई। ठीक है, लेवलिंग मतलब बराबर करना, लेवलिंग मतलब बराबर करना। इसके बाद सोइंग है, इसके बाद सोइंग है। ठीक है, इसके बाद सोइंग मतलब बीज डालना, इसके बाद इरिगेशन है, पानी देना। ये क्रम याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कर सकते हैं, ये काफ़ी इससे तैयार किया मैंने। फिर है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइज़र मतलब कि खाद डालना। इसके बाद वीडिंग है, यानी कि खर पतवार हटाना, आप नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। इसके बाद है क्रॉप प्रोटेक्शन, हमने खरपतवार निकाल दिया, कोई कीड़े उड़े ना लगे, तो पेस्टिसाइड वगैरह के छिड़काव हो गया। और इसके बाद हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग मतलब उसका कटाई करना। ठीक है, और कटाई करने के बाद अनाज मिल गया तो उसको स्टोरेज करना, उसको कहीं इकट्ठा रखना। ठीक है, तो ये क्रम आप याद रखिएगा। जो दिया गया ऑप्शन है यहाँ पर बच्चों, प्लॉइंग है, फिर सोइंग है, इरिगेटिंग है, मैन्योरिंग है, वीडिंग है, फिर हार्वेस्टिंग है। तो ये आप ऑप्शन याद रखिएगा, ये इसमें कोई भी ऑप्शन आगे पीछे रहेगा, लेकिन पूरे ऑप्शन मैंने लिखा दिए जो आपके एग्जाम में बच्चों आ सकते हैं। तो आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, क्योंकि क्रम बदल देंगे या कोई नया चीज़ इसमें ऐड कर देंगे, मैंने तो ज़्यादा ही चीज़ आपको बता दी। इसके बाद है मानव नेत्र की वह कौन सी संरचना है जो उसे उसका विशिष्ट वर्ण प्रदान करती है। अब देखिए ये सवाल है ना, काफ़ी बार आता है कि धूप में हम जाते हैं तो आइरिस का क्या हो जाता है, प्यूपिल क्या हो जाएगा। ठीक है, जब छाए में रहते हैं अंधेरे में तब क्या हो जाता है, प्यूपिल हमारी बड़ी बड़ी हो जाती है ताकि हम उसको देख सकें। धूप में जाते हैं तो छोटा छेद हो जाता है। इसको कौन करता है, इसको कंट्रोल करता है इसके मसल्स, आइरिस परितारिका के मसल्स ये सब करते हैं प्यूपिल को। जो आपका ये गोल है, ठीक है, आँख का पुतली है, एक छोटी सी छेद होती है, पुतली ये प्यूपिल है, ये जो रंग दिखता है आँख का वो आइरिस की वजह से हमें दिखता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आएंगे मैंने बताया। धूप में गए तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, छोटा कर देगा प्यूपिल को। आप अंधेरे में गए तो ये बड़ा हो जाएगा ताकि हम अंधेरे में देख पाएँ। तो इस तरह के भी सवाल बच्चों आएंगे। नेक्स्ट है किस एक में विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग नहीं होता। ठीक है, देखिए रासायनिक प्रभाव काफ़ी बार आ रहा है और ये सवाल बच्चों आते हैं। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर कंफर्म होगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी होता है। ठीक है, इसके बाद मूवमेंट ऑफ अ नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास व्हेन प्लेस्ड नियर एन इलेक्ट्रिक वायर कैरिंग कंडक्ट, हाँ इसमें भी है, केमिकल इफेक्ट इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रोटाइपिंग फिर से मूर्ति वाला आ गया, जो सांचे में मूर्ति डालते हैं, भाई मैं धातु को पिघलाए डाल दिए सांचे से मूर्ति निकल आई, इसमें नहीं होता है।
ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र जहाँ जंतुओं को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है वे हैं। अभी ये देखिए बच्चों, इसको आपको समझना पड़ेगा, इससे प्रश्न आते हैं और आएंगे, बार बार आएंगे, ठीक है। तो ऐसे देखिए जो आंसर है इसका आपका 81 का, वो है आपका जू, ठीक है। प्रदर्शनी के लिए रखा जाता है, ये सबको पता है, लेकिन इनसे जो प्रश्न आते हैं उसको आपको समझना जरूरी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नोट कर लीजिएगा, प्रोटेक्टेड एरिया लैंड वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंजर्व्ड, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड देयर नेचुरल हैबिटेट। यहाँ जानवरों को और जितने प्लांट्स हो गए उनको रखा जाता है ताकि उनके स्पीसीज मरे ना। और इसमें एग्जांपल हो गया काजीरंगा वाला, जहाँ एक हाउंड राइनोसोरस है, रणथंबोर है जहाँ टाइगर का घर है, ये राजस्थान में। गिर नेशनल पार्क ये लॉयन लियोपार्ड के लिए है, गुजरात में है। वहीं नेशनल पार्क जो है प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ लैंड और वाटर है, ठीक है, ये भी नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व ये बैलेंस करता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यूनेस्को ने इसको डेजिग्नेट बायोस्फीयर रिजर्व को किया है। इसमें ध्यान रखिएगा, पॉइंट वाइज इसको नोट कीजिएगा। नंबर 1 इधर देखिए नेशनल पार्क लिख लीजिए आप, ठीक है, और एक तरफ आप लिख लीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों का अंतर आपको जरूर पता होना चाहिए, ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। तो यहाँ पर नेशनल पार्क इज अ मोर रेस्ट्रिक्टेड एरिया एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ। इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ना जो अगल बगल के गाँव के लोग या आदिवासी रहते हैं उनको सुविधा रहती है कि वो पत्तियाँ या जो डंडियाँ गिर गई सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसा नेशनल पार्क में नहीं होता है, ठीक है, ये क्लियर है। ये ओपन रहता है जनरल पब्लिक के लिए, ये सबके लिए ओपन नहीं होता है, ठीक है। फिर नंबर 2 है टिकट ऑफ परमिशन रिक्वायर्ड टू, यहाँ पर टिकट ऑफ परमिशन लेनी पड़ती है एंटर करने के लिए, और यहाँ पर ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक नेशनल पार्क की ना एक बाउंड्री होती है, अपनी बनी होती है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। फिर है जनरल पब्लिक कैन नॉट यूज पार्क कलेक्टिंग, कोई भी फल या लकड़ी जलावन ये सब नहीं ले सकते, यहाँ से जो अगल बगल के लोग ले सकते हैं। तो कुछ ये जनरल डिफरेंस है जो आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से क्या है, ठीक है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें से वो है वाइविपेरस, सही कथन चुने। तो यहाँ सही स्टेटमेंट है एमेबा रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिशंस, यही सही है। बाकी सभी जो हैं गलत हैं। वाइविपेरस उनको कहते हैं जो कि बच्चे देते हैं, ह्यूमंस हो गए, गाय भैंस हो गई, ये वाइविपेरस में आते हैं, अंडे नहीं देते, ये सब गलत है। तो ऑप्शन सही है वो बच्चों है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व के किस जोड़ों में धातु और धातु दोनों कमरे के तापमान पर तरल अवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सिंगल रूप में भी आया है। कौन सा अधातु है कि जो कि पानी के रूप में, द्रव के रूप में रहता है, कौन सा धातु है। तो दोनों क्वेश्चन को देखिए यहाँ मिलाकर दे दिया गया है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ब्रोमीन और मरकरी। ब्रोमीन जहाँ आपका नॉन मेटल अधातु है, ठीक है, वहीं आपका मरकरी जो है वो धातु है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप नोट डाउन कीजिएगा। वनोन्मूलन का एक प्राकृतिक कारण है, वन ऑफ द नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का आपको नेचुरल कारण यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो वो है बच्चों आपका सीवियर ड्रॉट, ठीक है। ऐसे और जो ऑप्शंस हैं वो हो सकते हैं, फॉरेस्ट मतलब जंगल की आग भी हो सकती है, जंगल की आग हो सकती है। इसके अलावा हरिकेन जो आता है, तूफान आता है बड़े बड़े जो कि पेड़ों को उखाड़ देता है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है आपका सीवियर ड्रॉट है, भीषण सूखा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए बार बार आता है, हर एक बार आता है। आपतित किरण व परावर्तित किरण के बीच का कोण 120 डिग्री है, अब आपतन कोण है, अब आपतन कोण है। तो यहाँ पर आपको पता है बच्चों कि कोई भी दर्पण होता है, कोई भी दर्पण होता है तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे से बराबर होते हैं। कई बार सवाल इस एंगल का पूछ लेता है, ये एंगल कितना होगा, तो ये सवालों को मैंने बताया हुआ, ये 90 अंश होता है, 90 में से इसको माइनस कर देंगे, निकल आएगा। तो सवाल कभी कभी कई तरीके से मैंने बताया हुआ, लाइट वाला चैप्टर आप जाके देख लीजिएगा, मैंने समझाया हुआ विधिवत। अब ये कह रहा है दोनों के बीच में जो कोण है 120 डिग्री है, तो दोनों बराबर होते हैं, 2 से भाग दे दीजिए, 60 हो गया। तो ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो काफ़ी आसान था ये वाला तो, लेकिन ये सवाल आते हैं, बार बार आते हैं।
शुक्र हमारे परिवार का ऐसा ग्रह है, परंतु इसे प्रायः प्रभात तारा या संध्या तारा कहा जाता है। तो शुक्र जो है दृष्टिगोचर होता है वीनस अपीयर इन द। तो बच्चों देखिए, वीनस जो है सुबह के समय मॉर्निंग स्टार और शाम के समय में इवनिंग स्टार। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है, वेस्टर्न स्काई एज ए इवनिंग स्टार, मतलब पश्चिमी आकाश में संध्या तारे के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद है, कौन से वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं विच आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर नेचुरल सोर्स ये विच आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर एंड वॉल्केनिक इरप्शन। इसको तो भाई अपने से आग लगती है। अमेरिका में देखिए काफ़ी आग लगी हुई थी, हॉलीवुड तक फैल गई। जो ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं ये नेचुरल हैं, बाकी ये सब है मानव निर्मित है, तीनों ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है, कोई गेंद किसी फर्श पर एक समान चाल से सरल रेखीय पथ पर गति करती है, इस कथन से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों जो है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिससे हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया भी निकलता है। ठीक है, तो जो वस्तु जैसे वैसे वो गतिमान करेगी। तो यहाँ पर द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज जीरो। जो हमें ये नहीं सोचना है हम तो बॉल फेंकते हैं तो रुक जाती है, ये नहीं, हमें कथन देखना है कि एक सरल पथ पर गति कर रही है एक समान चाल से, कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बच्चों होगा। स्पीड का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, वो गति करती जा रही है एक ही समान से, अंतर ही नहीं आ रहा कोई भी। ठीक है, इसके बाद है, वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले फसलें कहलाती हैं। देखिए खरीफ, रबी, जायद सवाल आते हैं, आएंगे। ठीक है, और इसका सही आंसर है बच्चों खरीफ फसलें। ठीक है, खरीफ फसल में क्या क्या आता है आपका। ठीक है, खरीफ में आ गया आपका राइस, चावल, मेज, मक्का, सोयाबीन तो आप लोग खाते ही हैं, सोयाबीन का तेल होता है, मूंगफली हो गई, ग्राउंडनट हो गया। ठीक है, और आपका कॉटन हो गया, रुई हो गई। ठीक है, तो ये सभी आते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न बच्चों ये वाला भी। एक तारा जो पृथ्वी से 50-60 वर्ष प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष आपको पता होगा, प्रकाश को उस तारे से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखिए इस सवाल को समझने के लिए कि यहाँ पर 60 वर्ष मतलब डिस्टेंस ट्रेवल, एक वर्ष में रोशनी हमारी ट्रेवल करती है, आपको पता है। एक वर्ष में रोशनी जितना ट्रेवल करे, सूरज की रोशनी, कोई भी रोशनी जितना ट्रेवल करे, जितना किलोमीटर, उसी को प्रकाश वर्ष हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइट ईयर की बात करें, वो कितना होगा, स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। लाइट ईयर कई बार आता है, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। ठीक है, स्पीड रोशनी की होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड इंटू लाइट ईयर। तो ये होता है आपका, इंटू करेंगे 3.154 इंटू 10⁷ सेकेंड। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो 1 लाइट ईयर आ जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो 1 लाइट ईयर में इतनी दूरी होती है। ठीक है, अब ये सवाल आपके परीक्षा में आएगा तो आपको करना क्या है, जितना प्रकाश वर्ष पूछे उतना वर्ष आप बता दीजिए, बस कुछ नहीं करना था। ठीक है, तो 90 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। देखिए समझाना इसलिए ज़रूरी है कि आप जाने कि आखिर ये सवाल निकाले कैसे जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमें समझना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप किसी दक्ष निकाय में नीचे दिए गए प्रत्येक ईंधन में 1 किलो का दहन करें तो आपको तब अधिकतम ऊष्मा प्राप्त होगी जब आप दहन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 kg की बात है, तो यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू की बात आ रही है कि कौन सबसे ज़्यादा हीट देगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जितने भी ऑप्शन हो अगर उसमें हाइड्रोजन हो, आप हाइड्रोजन आंख बंद के टिक कीजिएगा। सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू बच्चों हाइड्रोजन की होती है। ठीक है, इसके बाद CNG का नंबर आएगा। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। ये प्रश्न काफ़ी बार इधर भी 2-3 सालों से नहीं आया, लेकिन ये आ सकता है। ठीक है, इसका सही आंसर बच्चों प्लास्टिड्स में ही क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जो कि खाना बनाता है। देखने में सिल्क रेशम जैसा वस्त्र पदार्थ, परंतु सिल्क नहीं है, वह वस्त्र पदार्थ क्या है। तो ये बच्चों काफ़ी बार है, और नेचुरल फाइबर लकड़ी से बनाया जाता है, वो है बच्चों रेयॉन। ठीक है, रेयॉन के कपड़े आते हैं। इसके बाद है, कौन से ईंधन का सर्वाधिक उष्मीय मान है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू की फिर से बात आ गई, और यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिएगा
क्योंकि फिर से यहाँ पर आंसर जो है आपका बच्चों हाईएस्ट पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। हाइड्रोजन का होता है बच्चों 1,50,000 किलो जूल पर केजी, किलो जूल प्रति किलोग्राम। 1 किलोग्राम वाला सवाल अभी हमने देखा था, हाइड्रोजन का इतना हो गया। सीएनजी का नोट कीजिएगा 50,000 केवल होता है। सोचिए हाइड्रोजन का कितना ज़्यादा है। वहीं मीथेन की बात करें, मीथेन गैस तो नेचुरल फाइबर उसमें गैस का है, नेचुरली है वो भी, तो ये भी इसका भी 50,000 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका वो होगा हाइड्रोजन। इसके बाद है बाह्य निषेचन इसमें होता है। ये देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, और ये बच्चों यहाँ पर मेढक भी होता है, वो भी ऑप्शन होता है। यहाँ मछली है तो मछली हम करेंगे। इसके अंदर हार्मोन प्रोड्यूसेस बाय द पैंक्रियाज। अब देखिए पैंक्रियाज के ऊपर सवाल हमेशा आते हैं, इंसुलिन का आता है और आपका डायबिटीज़ शुगर का आता है कि भाई शुगर हो गया क्या दिक्कत हो सकती है, तो इसको समझ के रखिएगा। और ये बच्चों जो हमारा पैंक्रिया है 3 तरह के ये रिलीज़ करता है हार्मोन, इंसुलिन, शुगर जो कंट्रोल, सभी जो है शुगर, ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं। ये तीनों आप नोट कर लीजिए, ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन। ठीक है, ये आपके आंसर जो ये 3 ऑप्शन है उसमें से यहाँ पर सी ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए ये सवाल है, किसी शरीर पर 2 बल जिसमें प्रत्येक बल 20 न्यूटन का है एक ही समय लगे, सबसे अधिक और सबसे कम बल क्या होगा? सबसे अधिक 2 फोर्सेस ईच और 20 न्यूटन एक्स साइमल्टेनियसली। अब देखिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, 2 बार हम ले लें भाई। ठीक है, अब ये नहीं लिखा है कि किधर से लग रहा है, तो मैक्सिमम कब होगा? जब एक बल, दोनों बल एक ही दिशा में लगे तो भाई मैक्सिमम होगा। ये भी 20, ये भी 20, तो कुल कितने हो गए? 40। अब एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है। ठीक है, ये 20, ये 20, 20 में से 20 गया 0, तो मैक्सिमम मिनिमम आपको पता चल गया। ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो सवाल देखिए ऐसे ही बदल के आएंगे। क्वेश्चन 98 है, खाद्य का परिरक्षण नहीं किया जा सकता, फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व्ड बाय। तो जिससे किया जा सकता है उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, पहले उबालें और तब बहुत नीचे तापमान तक ठंडा करने पर परिवर्धन करने से। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, इसको पैस्चराइजेशन कहते हैं, दूध में किया जाता है। ये ऑप्शन तो सही है, किया जाता है। वायुरोधी पैकेट में पैक करके जो पैकेट्स आते हैं चिप्स के, ये सब में ऑक्सीजन गैस नहीं होती, दूसरी गैस होती है, तो इससे भी होता है। साधारण नमक, चीनी, सिरका, जो अचार वगैरह या जैम वगैरह खाते हैं तो उससे भी होता है। तो किससे नहीं होता है? कीपिंग विद द प्लेट, कोई भी खाना आप ढक के प्लेट से रख देंगे भाई, वो शाम तक खराब, गर्मी के मौसम में खराब हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय है? ठीक है, विच वन इज बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल जो मिट्टी में अपने आप से गल जाए, तो इसमें जो ऑप्शन है, तो कागज अपने आप से कुछ दिन में देखिए खराब हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, बाकी भी मिलेंगे काफ़ी समय, साल लगेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बच्चों सही है। सघन वनों जो मृदा के नीचे दबे जाते हैं, ये जीवाश्म कोयलों में परिवर्तन होने के आवश्यक अवस्थाएं क्या हैं? तो कंडीशन क्या है, आखिर कोयला बना कैसे? ठीक है, तो कोयला बच्चों, इस प्रोसेस को आप नोट कीजिएगा। कई बार आता है कि इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो कार्बनीकरण कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कार्बोनेशन। क्या कहते हैं? कार्बोनेशन। कार्बोनेशन के लिए एक ही कंडीशन है बच्चों, हाई प्रेशर, यानी कि उच्च दाब और उच्च ताप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आज के क्वेश्चन ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, जो मुझे लगा कि एक प्रश्न आप में बदल के कैसे आ सकते हैं या जो परीक्षाएं उसमें कैसे आ सकती हैं, मैंने बताने का प्रयास किया। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियोस चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बच्चों आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।